आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को भी सुनाए। सहयात्री वंदे भारत के एसी कोच में बैठी थी। ट्रेन चलने का ही इंतजार कर रही सरिता जी। और तभी उनका बेटा नीलेश सारा सामान ठीक से लगा दिया। जैसे बाहर निकला ही था कि ट्रेन चलने की सीटी बज गई। माँ को चलने से पहले खिड़की से झांकते हुए, विदाई के अंदाज में मुस्कुराते हुए अपने मन को समझाने का प्रयास कर ही रहा था। तभी नीलेश ने 60 वर्षीय राम प्रसाद जी को देखा, जो ट्रेन के उसी डिब्बे के दरवाजे पर चढ़ने की जल्दी में थे। उनसे एक बैग जल्दी में गिर गया, नीलेश के पास ही आगे पर गिरा था। राम प्रसाद जी की उम्र शरीर की शिथिलता के सामने हार मान गई थी। तभी उसकी मदद करने के लिए नीलेश दौड़ा। इधर सरिता जी अचानक अपने बेटे को दौड़ते देखा तो चिंतित सी दरवाजे की तरफ लिपकी। जब तक सरिता जी पहुंचती, तब तक नीलेश राम प्रसाद जी को ट्रेन के डिब्बे में सामान सहित सुरक्षित पहुंचा चुका था। नीलेश का तो मन था कि वह अंदर सीट तक छोड़कर आए, मगर समय की कमी थी। ट्रेन कभी भी चल सकती थी। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े राम प्रसाद जी कृतज्ञता से नीलेश के हाथ को पकड़े धन्यवाद कर रहे थे और नीलेश इसे अपना फर्ज बता रहा था कि तभी ट्रेन ने दूसरी सीटी भी बजा दी और सरिता जी ने मुस्कुराते हुए दरवाजे से ही नीलेश को विदा किया। चेहरे की भावभंगिमा से ही राम प्रसाद जी समझ तो रहे थे कि सरिता जी और उस लड़के के बीच कोई आत्मीय संबंध है। फिर भी जिज्ञासा के चलते और मदद से खुश होकर राम प्रसाद जी ने वहीं खड़े खड़े सरिता जी से पूछ लिया, मैडम, यह आपका बेटा है? मुस्कुराती सरिता ने कहा, जी हाँ। ट्रेन पकड़ने की खुशी से गदगद राम प्रसाद जी ने कहा, बड़ा ही सुशील बच्चा है। आप खुशकिस्मत हैं। सहमति में गर्दन हिलाते हुए सरिता जी ने मुस्कुराते हुए राम प्रसाद जी की तरफ देखते हुए पूछा, ये सारा सामान आप ही का है? जी हाँ, मैं अपनी बेटी के पास लंबी अवधि के लिए जा रहा हूँ, इसलिए सामान थोड़ा ज्यादा हो गया। लाइए, मैं लिए चलती हूँ। कहते हुए सरिता एक हाथ से एक थैला पकड़ दूसरे हाथ से कोच का दरवाजा खोलते हुए आगे बढ़ी। अपने दोनों हाथों में बाकी सामान लिए राम प्रसाद जी भी पीछे पीछे चल दिए। दोनों हाथों में सामान लिए लाचार राम प्रसाद जी की सुविधा को देखते हुए सरिता जी ने दरवाजे को देर तक पकड़े रखा। सरिता ने पूछा, आपका बर्थ नंबर कौन सा है? जी, सीट नंबर 7 है। अरे वाह, मेरा सीट नंबर 9 है। मतलब आमने सामने की ही सीट है। दोनों पल भर के लिए मुस्कुरा दिए। सामान अपनी जगह रख चैन की सांस लेते हुए राम प्रसाद जी ने फिर कहा, अगर आज आपके बेटे ने मदद न की होती तो शायद मेरी ट्रेन ही छूट जाती। सामने की सीट पर शालीनता से बैठी सरिता जी ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर कहा, ये तो उसका फर्ज था। अगर आपकी जगह में होती तो क्या आपका बेटा मेरी मदद न करता? आप सही कह रही हैं, राम प्रसाद जी ने सहमति जताते हुए कहा। सरिता जी ने अपने पास से तब तक एक किताब निकाल ली। ऊपर लिखी भाषा को पढ़ने में असमर्थ राम प्रसाद जी ने पूछा, ये किस भाषा की किताब है? तेलुगु है, सरिता ने छोटा सा उत्तर दिया। अच्छा, तो आप आंध्र प्रदेश से हैं? राम प्रसाद जी मुस्कुराते हुए अंदाज में बोले। जी, वर्तमान में मैं समाज सेविका हूँ और अभी मैं अपने बेटे के पास दिल्ली आई हुई थी। मैं राज्य प्रशासन में सीनियर ऑडिटर के पद से 5 साल पहले ही सेवानिवृत्त हुई हूँ। कोई खास काम नहीं रहता, इसलिए थोड़ी समाज सेवा हो जाती है और मन भी लगा रहता है। कभी भी बेटे के पास दिल्ली चली आती हूँ। और आप? प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ सरिता ने राम प्रसाद जी की तरफ देखते हुए पूछा। जी, मेरा नाम राम प्रसाद भटनागर है और मैं दिल्ली में ही अध्यापक था। लगभग 4 साल हो चुके हैं सेवानिवृत्ति के। मैं अपनी बेटी के पास भोपाल जा रहा हूँ। वह वहाँ प्रोग्राम एनालिस्ट के पद पर है। उसके 2 जुड़वा बच्चे हैं। बेटी को बच्चे संभालने में दिक्कत न हो, इसलिए आजकल ज़्यादातर मैं बेटी के पास ही रहता हूँ। बस अपनी सालाना जीवित प्रमाणपत्र देने के लिए आया था। सुनते ही दोनों एक साथ हंस पड़े। राम प्रसाद जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, कभी ये दिन भी देखने पड़ेंगे, सोचा न था। सरिता ने किताब से नजरें उठाते हुए राम प्रसाद जी की तरफ प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ देखा और पूछा, ऐसे दिन का क्या मतलब? राम प्रसाद जी तपाक से बोले, मतलब यही कि हमें खुद ही सिद्ध करना पड़ेगा कि हम जिंदा हैं। ये बात तो आपने सही कहा, सरिता ने राम प्रसाद जी की बात में सहमति जताते हुए कहा। लेकिन सरकार भी क्या करे, और कोई चारा भी तो नहीं, और फिर हमें पेंशन तो मिल रही है ना। यह एक बड़ा सुख है। साल में एक बार की परेशानी जरूर है।
लेकिन कम से कम बाकी सब परेशानियां तो नहीं हैं। सरिता ने राम प्रसाद जी की बात से सहमति के साथ अपना पक्ष रखते हुए कहा। मगर राम प्रसाद जी ने फिर भी अपना पक्ष रखते हुए कहा, मैं सब समझता हूँ मैडम, मगर जब जिंदा होने का प्रमाण देता हूँ तब थोड़ा बुरा सा महसूस तो होता ही है। आपकी बात भी सही है, सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर साथ ही प्रश्न किया, आपकी बेटी के जुड़वा बच्चों को देखभाल के लिए आप अकेले क्यों? आपकी पत्नी? कहकर सरिता रुक गई। राम प्रसाद जी ने हल्की सी गर्दन नीचे की ओर खुद को संभालते हुए कहा, जी वे 4 साल पहले ही हमारा साथ छोड़कर भाग गई। एकदम आश्चर्य से भरी सरिता ने एक बार फिर किताब से नजरें राम प्रसाद जी की तरफ करते हुए चश्मे के अंदर से झांकते हुए देखा। वह अपने पिता के पास है। राम प्रसाद जी ने मानो सरिता के मन में उठ रहे प्रश्न का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सरिता के मन में अभी संवेदना के भाव आए ही थे कि राम प्रसाद जी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, हमारी मैडम तो दूसरी दुनिया में सुकून से हैं। सरिता जी को राम प्रसाद जी का ये मजाक करने के अंदाज अपनी दिवंगत पत्नी के चले जाने का इस तरह से बताना कुछ अच्छा नहीं लगा। सरिता जी ने शिकायत भरे अंदाज में उन्हें मुंह बनाते हुए कहा, ये भी कोई बात हुई? कोई इस तरह परिचय देता है क्या अपनी दिवंगत पत्नी का? राम प्रसाद जी अपनी बात पर खुद ही हंस रहे थे। मुस्कुराते हुए कटाक्ष भरे अंदाज में बोले, अरे मैडम, दूसरी दुनिया में तो वे अचानक ही चली गई मुझे अकेला छोड़कर। अब तो वे वहाँ सुखी हैं और मैं यहाँ अकेला बुढ़ापे के दिन काट रहा हूँ। जब तक वे साथ रहीं, मेरे पास समय नहीं था। अब मेरे पास समय है तो वे मेरे साथ नहीं हैं। अब इस बेवफा पत्नी को आप ही कहो कि छोड़कर भागना, न कहूँ तो और क्या कहूँ? सरिता सैद्धांतिक रूप से राम प्रसाद जी से सहमत तो न थी, मगर इतने कष्ट भरी घटना को भी मजाक में कह देना राम प्रसाद जी की इस बेबाक अंदाज की कायल हो गई। अब उसका मन किताब से ज्यादा सामने बैठे राम प्रसाद जी की बातों में आ रहा था। सरिता जी ने गौर से देखा, पूरी तरह से सफेद हो चुके रेशमी बालों के साथ ही सफेद भुवों के नीचे दिख रही दोनों आंखों में अभी भी चमक साफ दिख रही थी। आंखों में उम्र के निशान दूर दूर तक न थे। सरिता को राम प्रसाद जी की बेबाक भरी बातें अच्छी लग रही थीं, जबकि सरिता जी के सामने बैठे राम प्रसाद जी सरिता से एकदम अलग थे। इधर राम प्रसाद जी बोलते ही जा रहे थे, हम तो टीचर हैं मैडम, जिंदगी भर बोलने का कसम खाया है। आप ठहरी सीनियर ऑडिटर, जीवन भर सबके काम में कमियां ही निकाली होंगी। और यह कहकर राम प्रसाद जी हंस पेंगे। सरिता जी को राम प्रसाद जी की बात एक बार फिर अच्छी नहीं लगी, मगर अचानक ही सरिता ने शांत मन से राम प्रसाद जी की बात को मनन किया तो पाया कि मजाक में ही सही मगर जीवन भर उसके कार्य करने और विभागीय जिम्मेदारियों के चलते वे घर पर भी हमेशा सब में कमियां निकालने और सुधारने में ही तो लगी रहीं। वो दिन मुझे आज भी याद है कि एक बार की बात है, दिवंगत पति शिवाकांत जो कि उसी के विभाग में प्रशासनिक पद पर थे, एक बार उन्होंने भी यही कहा था। तब सरिता जी अपने पति पर बहुत गुस्सा हुई थी और पूरे 1 हफ्ते तक घर का माहौल भी खराब रहा था। मगर अब इन सब बातों से क्या फायदा? सरिता अपनी स्मृतियों से बाहर आते हुए राम प्रसाद जी से पूछ बैठी, अच्छा तो आपको कैसे पता मैं घर पर ऑडिटर ही बन कर रही? एक बार फिर मुस्कुराते हुए राम प्रसाद जी ने कहा, मैडम, मैं भी तो जिंदगी भर अपने घर में टीचर बनकर ही बोलता रहा और अब भी देखो बोलता ही रहता हूँ। और फिर दोनों एक साथ हंस पड़े। सरिता बहुत दिनों बाद इतना खुलकर हंस रही थी। उसे यह खुलेमन और बक्कर सहयात्री राम प्रसाद जी किताब से ज्यादा रुचिकर लगे। सरिता जी ने किताब को एक तरफ रख दिया और मुस्कुराते हुए उसकी बातों में खो गई। देर रात आखिर दोनों ने अपना अपना खाना निकाला और आत्मीयता भरे माहौल में एक दूसरे के खाने का हिस्सा भी बने। दोनों की आदतें एकदम विपरीत होने के बावजूद एक दूसरे को समझने की कोशिशें भी जारी थीं। राम प्रसाद जी ने सोने से पहले अपनी दवाएं ली और लेटते हुए सरिता जी की तरफ मुड़कर बोले, मैडम, आप मेरी बेटी का नंबर नोट कर लीजिएगा। राम प्रसाद जी की इस अजीब की हरकत पर सरिता जी को एक बार फिर से आश्चर्य हुआ। राम प्रसाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं सुबह नहीं उठा तो कम से कम आप मेरे घर पर फोन कर सूचना तो दे देंगी न? सरिता जी को राम प्रसाद जी की यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आई। भला कोई अपने मरने की बात किसी अजनबी से इस तरह कहता है क्या? राम प्रसाद जी समझ गए और अपनी बात पलटते हुए बोले, मैडम, मैं तो सुबह 5 बजे अपने स्टेशन पर उतर जाऊंगा, तब तक आप तो सोती रहेंगी। हम दोनों के पास बातें करने का मन हो तो नंबर तो होना चाहिए कि नहीं?
सरिता जी ने राम प्रसाद जी का नंबर पूछकर अपने मोबाइल में राम प्रसाद जी सहयात्री के नाम से सेव भी कर लिया और गुड नाइट कहकर कंपार्टमेंट की लाइट बंद कर दी। इन बातों को बीते अब लगभग 2 साल हो चले हैं। सरिता जी के एकाकी जीवन में किताबें थीं और रोज सुबह राम प्रसाद जी सहयात्री की तरफ से आने वाला सुप्रभात का एक संदेश, जिसकी अब सरिता जी को आदत पड़ चुकी थी। सरिता जी को रोज की दिनचर्या से जब भी समय मिलता वह राम प्रसाद जी के सुप्रभात के संदेश पढ़ लिया करती और उत्तर भी जरूर देती। यूं तो राम प्रसाद जी के सुप्रभात के संदेशों में लिखी ज्यादातर बातें या तो सैद्धांतिक होती या उम्र की इस दहलीज पर व्यर्थ ही लगती, मगर सीखने की कोई उम्र नहीं होती। फिर भी इतने संदेशों में से 1-2 बार काम की बात मिल ही जाती थी, जिससे सरिता जी को अच्छा लगता था। सबसे ज्यादा मुस्कुराहट सरिता जी के चेहरे पर अभी भी उस छोटी सी मुलाकात के दौरान राम प्रसाद जी के द्वारा की गई छोटी छोटी नादानियां थीं, जिन्हें याद कर सरिता अभी भी यदाकदा मुस्कुरा लेती थी। आज अचानक सरिता जी की तबीयत बहुत तेजी से खराब हुई। सरिता जी के बेटे नीलेश को जैसे ही पता चला वह ऑफिस छोड़ भागता हुआ आया और सरिता जी को सीधे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तबीयत खराब होने के चलते अगले 3 दिनों से सरिता जी आईसीयू में भर्ती रही। डॉक्टर सरिता जी की स्थिति के बारे में कुछ नहीं बता रहे थे। नीलेश को डॉक्टर ने कह दिया है कि अगले 24 घंटे बहुत संवेदनशील हैं। कुदरत ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। सरिता जी के कमरे में बैठा नीलेश आशाभरी नजरों से अपनी मां की तरफ देख ही रहा था कि अचानक सरिता जी का फोन बज उठा। उसने देखा स्क्रीन पर राम प्रसाद जी सहयात्री लिखा था। जिज्ञासा के साथ नीलेश ने फोन उठाया, मगर इससे पहले कि वह हेलो कह पाता उधर से एक महिला की आवाज आई, सरिता जी हैं? जी नहीं, मैं उनका बेटा नीलेश बोल रहा हूँ। नीलेश ने प्रश्नवाचक अंदाज के साथ पूछा, आप कौन? उधर से महिला की आवाज आई, जी मैं राम प्रसाद जी की बेटी रागिनी बोल रही हूँ। रागिनी बोल रही थी, मेरे पिताजी को दिवंगत हुए 6 महीने हो चुके हैं। उन्होंने मरने से पहले मुझे एक जिम्मेदारी दी थी कि मैं रोज सरिता जी के इस नंबर पर एक सुंदर सा सुप्रभात का संदेश भेजा करूं, और अगर लगातार 3 दिनों तक उधर से कोई उत्तर न आए तो मैं फोन लगाकर सरिता जी की तबीयत के बारे में पूछ लूं। पिछले 4 दिनों से सुप्रभात संदेश का सरिता जी की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण मैंने उनकी तबीयत के बारे में जानने के लिए यह फोन लगाया है। नीलेश कुछ जवाब देता तब तक सरिता जी के कमरे से मॉनिटर पर लगी हृदयगति दिखाने वाली रेखा एक शांत आवाज के साथ सीधी दिशा में चलने लग गई थी। इस सहयात्री वाले रिश्ते को महसूस कर नीलेश स्तब्ध था। उधर से नीलेश का उत्तर सुनने के लिए लगातार हेलो हेलो की आवाज आ रही थी। नीलेश ने रुंधे गले से कहा, आपके पिताजी की सहयात्री आज वापस उसी डिब्बे में जाकर बैठ गई हैं, जहां आपके पिता पिछले 6 महीने से उनका शायद इंतजार कर रहे हैं। मेरे चैनल को पिलिच लाइक और सब्सक्राइब करें।